ओके, तो थोड़ा और आगे से अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 28, ठीक है। सो मैंने बताया था कि साफ्टा, सो साफ्टा वाज एसोसिएटेड विद, अरे यार ये साफ्टा वाज एसोसिएटेड विद सार्क, बट सार्क हैज़ बिन अ डिफंक्ट बॉडी एवर सिंस 2014, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ हमने पढ़ा था साफ्टा। सो साफ्टा वाज एसोसिएटेड विद द सार्क एंड साफ्टा वाज मेड इन 2004, but it came into operations in 2006, but SARC has been defunct since 2014, ठीक है। तो SARC एक समूह है देशों का, एंड उसका ईयर अभी यहाँ नहीं लिखा है, साफ्टा का ईयर लिखा हुआ है। सो साफ्टा इज़ a free trade agreement that was formed in 2004 in amongst the SARC nations, but since SARC has become a defunct body, तो साफ्टा भी उतना इम्पोर्टेंस अभी की डेट में कैरी नहीं करता है। Moving on, SARC formed when that got job. Okay, so here finally I come to know when was SARC formed. So now only I know that when my father got job, right? So now it's your job to find out on Google when was SARC formed. ठीक है, then it was formed in 1985, although a defunct body now. Then Iran, Algeria, Belarus, Serbia, Sudan and Turkmenistan are some important countries that are not a member of WTO. तो ये बहुत पॉपुलर सवाल है, मतलब WTO में कौन कौन से देश नहीं आते हैं। तो देखो, कुछ तो ऐसे देश हैं जो मतलब काफ़ी अग्रेसिव हैं, जैसे ईरान हो गया, ठीक है। और कुछ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल केओस रहता है, दैट जैसे सूडान हो गया, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसे हैं जो मतलब कुछ खास नहीं है बस। तो अल्जीरिया, बेलारूस एंड सर्बिया, तुर्कमेनिस्तान। और सरप्राइजिंगली सर्बिया का WTO में ना होना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट अब नहीं है तो नहीं है, फिर क्या करें। तो इसको याद कर लो, जैसे ईरान हो गया, ईरान नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, बेलारूस नहीं है। तो ईरान नहीं है, बेलारूस नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, सर्बिया नहीं है, सूडान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो ये सारे देश WTO में नहीं है। इसके बाद एक ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये FAO के द्वारा बनाया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग साइड WHO। तो WHO और FAO ने मिलकर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बनाया था 1963 में। द WTO कोलैबोरेट्स विद कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन टू प्रमोट इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। तो आजकल की डेट में मतलब बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो न्यूट्रिशनल लेबल्स पढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करते हैं। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि देयर इज़ अ बॉडी कॉल्ड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन which was formed by FAO and WHO in the year 1963, and इसका काम क्या है, to promote the international food standard program। और इसमें इसका साथ कौन देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका साथ देता है, ठीक है। तो WTO promotes the Codex Alimentarius Commission's target of international food standard program। Codex Alimentarius Commission कब बना था, 1963 में बना था, WHO and FAO के द्वारा। Then WTO started its operation in 1995 and India has been a member since 1995. So India became a member of WTO since 1995. India was also a member of GATT since 1948. जब GATT बना था 1947-48 में, तब भी इंडिया उसका मेंबर था। और अब WTO कैसे बना, तो उसके लिए काफ़ी डेलिब्रेशंस हुए थे। 1986 से लेके 93 तक कई राउंड में डेलिब्रेशंस हुए थे, जिनको हम जिसका जो 8वां राउंड है that is known as Uruguay round, Uruguay। तो 8th राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस, जिसको उरुग्वाई राउंड भी बोलते हैं, उसी के तहत फिर WTO बन के आया था 1995 में। हालांकि उरुग्वाई राउंड द 8th राउंड था, द उरुग्वाई राउंड वाज द 8th राउंड, ठीक है। एंड इसके बाद WTO की कई समिट्स होती रहती हैं। तो एक समिट हुई थी दोहा में, इट वाज दोहा राउंड वर्चुअली हॉल्टेड मल्टीलेटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन फॉर ईयर्स टू कम। नाउ ये दोहा वाली समिट शायद कौन से साल में हुई थी, 2000 में हुई थी या 2012 में, आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लेना। तो दोहा वाला समिट, जो WTO का दोहा वाला समिट है, वो कब हुआ था। सो द दोहा राउंड वाज द 4th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। इट फेल्ड ऑन द इशू ऑफ सब्सिडीज़। सो इट फेल्ड ऑन द इशू ऑफ सब्सिडीज़ ऑन एग्रीकल्चर बाय द डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अदर रेगुलेशंस ऑन एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट। तो इट वाज द 4th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। दोहा राउंड वाज द 4th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, तो ये पूछ सकता है। एनीवेज, सो दोहा राउंड वाज द 4th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस और उरुग्वाई राउंड वाज द 8th round of the deliberations that started from 1986 onwards and finished in 1993,
जिसके तहत फाइनली फिर WTO बना था 1995 में। हालांकि उसके बाद भी WTO के जो कई मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें से एक 4th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो कि दोहा में हुआ था, एंड वहाँ पे कंसेंसस नहीं बन पाया था मेंबर नेशंस में because of disagreement over the point of subsidies given by developing countries and various sorts of regulations imposed by the developing countries on the agricultural imports. इसके बाद agreement on agriculture ये भी उरुग्वे राउंड ऑफ गैट में किया गया था। तो 1948 से तो गैट ही बन गई थी ना, 1995 में जाके WTO बना। तो गैट का जो उरुग्वे राउंड हुआ था, दैट इज़ 8th राउंड, विच हैड 3 मेन पिलर्स, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। ठीक है, तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाज नेगोशिएटेड इन द उरुग्वे राउंड। ठीक है, और अभी द उरुग्वे राउंड 1986 से 93 वाज द 8th round of multilateral trade negotiations within the framework of GATT, and the failure of Doha round virtually halted multilateral trade liberalizations for years to come. तो दोहा में, सॉरी नॉट दोहा में, उरुग्वे राउंड में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे भी बात हुई थी, और उस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 पिलर्स थे, मार्केट एक्सेस और डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। तो इन 3 पिलर्स पे बात हुई थी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एज पर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इट वाज नेसेसरी टू रिड्यूस द एक्सपोर्ट सब्सिडी बाय डेवलप्ड कंट्रीज बाय एटलीस्ट 36% बाय वैल्यू और 21% बाय वॉल्यूम। Similar requirements were put up on developing countries which were required to reduce their export subsidies by 24% by value और 14% by volume। ठीक है, और है कि एंड है 24% बाय वैल्यू एंड 14% बाय वॉल्यूम। तो ये टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 चीज़ लिखना पड़ेगा जब भी आंसर में आएगा। फर्स्टली इट वाज एनविसाज्ड ऑन इन द उरुग्वे राउंड ऑफ गैट डेलिब्रेशंस। देन उसमें 3 पिलर्स जो हैं, दैट इज़ मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट कंपटीशन एंड डोमेस्टिक सपोर्ट। और फिर क्या लिखा गया है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, एक्सपोर्ट सब्सिडी बाय द डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 36% बाय वैल्यू और 21% बाय वॉल्यूम, और इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज द एक्सपोर्ट सब्सिडी हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 24% बाय वैल्यू और 14% बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब कुछ प्रकार की सब्सिडी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे रेड बॉक्स सब्सिडी इज़ फॉरबिडन अकॉर्डिंग टू WTO। तो फिर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होता है, इसमें मेनली डायरेक्ट इनकम सपोर्ट आता है दैट आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेवल्स, लाइक एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए भी इसमें दे सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए दे सकते हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह के लिए दे सकते हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दे सकते हैं। दीज हैव नो लिमिट्स। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में कोई लिमिट नहीं है, तो ये टोटली अलाउड है, वेयर एज रेड बॉक्स सब्सिडीज फॉरबिडन है। अब इसमें देखो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मतलब जो किसान सम्मान निधि के रूप में देते हैं, तो दैट इज़ अलाउड, दैट आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेवल्स। मतलब किसान सम्मान निधि से डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल्स पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, या मार्केट डिसरप्शन नहीं होगा। इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी ग्रांट वगैरह सब्सिडी दे सकते हैं, इंश्योरेंस, एक्सटेंशन सर्विसेज, सो ऑल दैट विल कम अंडर द ग्रीन बॉक्स सब्सिडी विच इज़ टोटली अलाउड विदाउट लिमिट्स। फिर एम्बर बॉक्स होता है कि उसमें इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ लाइक MSP। तो MSP जो होता है इससे थोड़ा सा मार्केट डिसरप्शन होता है, या फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ वगैरह जो होती हैं ये एम्बर बॉक्स में जाता है, और ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ इनको माना जाता है, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़। So domestic support measures that distort production and trade are put under the amber box, which means slow down a little bit. तो amber box मतलब होता है कि थोड़ा सा थम जाओ। Here the limits are 5% of the total agricultural production for developed by 2000, मतलब 2000 में, सन 2000 में जितना टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ होगा 2000 में, उसका 5% ही दे सकते हैं सब्सिडी फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़, एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ बाय 2005। अब ये 2005 में डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है, तो इंडिया अगर 2005 में जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रहा होगा, ठीक है, उसका 10% ही दे सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी सच एज फर्टिलाइजर सब्सिडी या MSP। सो these levels are called as de minimis levels। ठीक है, de minimis levels। अब don't confuse ये जो मैंने लिमिट्स बताए हैं, don't confuse this with agreement on agriculture, that is a totally different thing। Agreement on agriculture was something that was talked about in the Uruguay round of
गैट डेलिब्रेशंस। फिर उसमें 3 पिलर्स थे, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट कंपटीशन एंड डोमेस्टिक सपोर्ट। और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में क्या टारगेट्स दिए गए थे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला था कि 36% बाय वैल्यू, एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम करने की बात की गई थी, 36% बाय वैल्यू या फिर 21% बाय वॉल्यूम फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड 24% बाय वैल्यू या 14% बाय वॉल्यूम फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को लिमिट करने का एक मतलब टारगेट दिया गया था। लेकिन दैट वाज उरुग्वे राउंड से आया था वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन ये जो है हम बात कर रहे हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी की, इसमें जो डी मिनिमिस लेवल्स दिए हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये लिखा है कि सन 2000 में डेवलप्ड कंट्रीज़ जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे उसका 5% ही दे सकते हैं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ के रूप में, सच एज फर्टिलाइज़र सब्सिडी या फिर MSP। वेराज डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 2005 में जितना एग्रीकल्चरल टोटल प्रोडक्शन करते थे फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया एट्सेट्रा, 2005 में जितना एग्री प्रोडक्शन करते थे तो उसका 10% दे सकते हैं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ के रूप में, तो उतना ही अलाउड है। तो एम्बर सब्सिडी का मोटा मोटा मतलब होता है कि स्लो डाउन अ बिट। देन ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ होता है, दैट इज़ प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज़। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ विथ फर्दर कंडीशंस को हम लोग ब्लू बॉक्स सब्सिडी में रख देते हैं। सो प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज़, ठीक है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ विथ कंडीशंस, तो और ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। देन ये SND और SSM स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म अब अलाउज द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रेज टैरिफ्स टेम्पररली टू डील विद इम्पोर्ट सर्जेस और प्राइस फॉल्स। अब ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें डेवलपिंग मतलब ये सारे ऊपर जितने भी मैंने बताए, रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड देन मैंने बताया ब्लू बॉक्स, तो ये सभी बाईपास हो जाता है इन केस देयर इज़ अ इम्पोर्ट सर्ज इन अ कंट्री या फिर कोई टेम्पररी इमरजेंसी आ गई है कि किसी पर्टिकुलर देश को टैरिफ बढ़ाना पड़ रहा है एग्रीकल्चरल इंपोर्ट में, तो ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनको ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म दिया गया है टू रेज टैरिफ्स टेम्पररली टू डील विद इम्पोर्ट सर्जेस और प्राइस फॉल्स, ठीक है। तो ये सारे हो गए सब्सिडीज़ और स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ ओनली। Then India's MSP falls under the Amber Box, which is subject to 10% limits, and it has frequently come under WTO scanner. Niti Aayog has suggested price deficiency payment mechanism, difference between the MSP and market prices. Difference between the MSP and market prices is sent to the farmer as TBT. तो this activity falls under the blue box, which has currently no limits. तो ये रट लेना है आपको कि जो मतलब ये जो 10% लिमिट हमने बताया था एम्बर बॉक्स सब्सिडी में, जो 10% लिमिट दे रखी है MSP के रूप में, तो उसका अल्टरनेटिव नीति आयोग ने सजेस्ट किया था कि आप मतलब मार्केट प्राइस और MSP के बीच जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन MSP एंड मार्केट प्राइसेस इज़ सेंट टू द फार्मर एज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, एंड दैट एक्टिविटी विल फॉल अंडर द ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जिसमें कि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये एक बाईपास तरीका निकाला था नीति आयोग ने, ठीक है। फिर आर्थर डंकल है, ये DG थे गैट के ड्यूरिंग 1980 से 93 के बीच। 1980 से 1993 के बीच आर्थर डंकल वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ गैट। ही वॉज एट द हेल्म ऑफ द लॉन्च ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस एंड लेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैट इनटू WTO। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थर डंकल वॉज द DG व्हेन गैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू WTO। In this round of talks, GATT ambit was being expanded to cover not only trade but also services, trips and trims, ठीक है। In this round of talks, GATT ambit was being expanded to cover not only trade but also services, trade-related intellectual property services and trims भी. According to Dunkel draft, now what is Dunkel draft? It was mandatory for Government of India to accept all its proposals in all sectors. Cut agricultural subsidies. The proposals have already been accepted by the Indian Parliament, ठीक है। तो मोटा मोटा यही रखना है कि अब ऑलरेडी जानते हो कि ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो MSP के रूप में देता है इंडिया या फिर फर्टिलाइज़र सब्सिडी, वो 10% लिमिट के अधीन आता है, और कई बार जब इंडिया उसको नहीं सुनता है तो फिर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म मिलता है, WTO से क्रिटिसिज्म मिलता है, ठीक है। देन आर्थर डंकल वही व्यक्ति थे जिनके लीडरशिप में, जो DG थे गैट के, जिनके लीडरशिप में वो ट्रांसफॉर्म हुआ गैट इनटू WTO, ठीक है। उसी तरह से एक एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग भी है, वो भी उरुग्वे राउंड में ही आया था, जस्ट लाइक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाज पार्ट ऑफ उरुग्वे राउंड।
तो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स भी था एंड इट रिप्लेस्ड द मल्टी फाइबर एग्रीमेंट 1973। ठीक है, 3 थिंग्स अबाउट ट्रिम्स। सो जैसे ही गैट फिर WTO में आया तो फिर उसका एम्बिट भी इंक्रीज़ हो गया था। वो प्रोडक्ट्स पे तो जो मतलब टैरिफ वगैरह देखता ही था, बल्कि ट्रेड इन सर्विसेज पे भी देखने लगा उसके बाद, और ट्रिम्स भी आ गया उसमें। अब ट्रिम्स में क्या है कि रिलेटेड ओनली टू क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स ओनली, नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ट्रिम्स का ना जो बताता है, ट्रिम्स के अनुसार जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कोई देश लगा सकता है, दैट हैज़ टू बी डन ओनली ऑन द गुड्स, ओनली ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एंड इट इज़ नॉट कंसर्नड विद रेगुलेशंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ट्रिम्स का कहीं से भी दूर दूर तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लेना देना है, उसके लिए अलग कानून बने हैं सच एस फेमा वगैरह। ठीक है, वो सब RBI देखता है। तो इसके अलावा WTO मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ 2013, ये बाली वाला है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। TFA कंटेन्स प्रोविजंस टू इम्प्रूव ट्रेड एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, encouraging economic growth by cutting red tape at borders. It was rolled out in February 2017. India became 76th country to adopt this. तो बस ये याद रख लो कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट से क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में फैसिलिटेशन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट ले आया गया था WTO के अंतर्गत। और ये बाली वाले मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2013 में, उस समय ये ले आया गया था। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, इसका मेन फोकस था कटिंग द रेड टेप एट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, एंड इट वाज रोल्ड आउट इन February 2017 एंड इंडिया बिकेम द 76th कंट्री टू अडॉप्ट दिस। अभी हमने ट्रिम्स के बारे में पढ़ा कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू गुड्स ओनली, दैट वाज रिलेटेड टू ट्रिम्स, एंड ट्रिम्स वाज नोवेयर रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम ट्रिप्स के बारे में देखो तो ट्रिप्स ये 1995 में आ गया था, 1 जनवरी 1995 is the most comprehensive multilateral agreement on intellectual property. It includes copyrights, फिर trademarks भी आ जाता है, geographical indications, industrial designs भी आता है, patents, layout designs भी आ जाते हैं, integrated circuits के, और trade secrets। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर से एक बार देख लो क्योंकि exactly कीवर्ड के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। कॉपीराइट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, GI आएगा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आएगा, लेआउट डिज़ाइन आएगा, और ट्रेड सीक्रेट आएगा। ठीक है, द नेशनल IPR पॉलिसी ऑफ इंडिया रीइटरेटेड इंडियाज़ कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट। DPIIT ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPR पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये इस पे सवाल बन सकता है। DPIIT इज़ द नोडल एजेंसी जो चेक करता है कि IPR पॉलिसी फॉलो हो रही है कि नहीं। देन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ये एक ऑफिस है DPIIT। दैन ट्रेडमार्क इज़ एन इंडिविजुअल और कंपनीज राइट, वाइल जोग्राफिकल इंडिकेशन इज़ अ कम्युनिटीज़ राइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी। तो ये एक कम्युनिटी राइट है GI, जबकि जो ट्रेडमार्क होता है वो या तो इंडिविजुअल का होता है या फिर किसी कंपनी का होता है। अब ये G20 का एक निमोनिक है, ये देख लो, इसमें पहला वर्ड है गुरु, दैट इज़ GURU। तो गुरु से होता है जर्मनी, USA, रशिया और UK। उसके बाद गुरु G, तो जापान और इटली हो गया। फिर सीता, सो सीता में SITA आता है, सो दैट बिकम्स सऊदी, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। राइट, सऊदी, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अब आता है दैट इज़ अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। उसके बाद SSC, दैट इज़ साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड कनाडा, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। और फिर FCI से आएगा फ्रांस, चाइना और इटली। तो देखो 2 बार आया, तो एक इंडोनेशिया हो गया, एक इटली हो गया। 2 बार S आया, तो एक साउथ कोरिया हो गया, एक साउथ अफ्रीका हो गया। इनफैक्ट एक और S है, दैट इज़ सऊदी। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पे I 3 बार आ रहा है, तो एक इंडोनेशिया, एक इटली और लास्ट में इंडिया तो हो गई। ठीक है, एक सेकंड, इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया, इटली, हाँ जी ठीक है। फिर FCI से फ्रांस, चाइना और इटली हो गए, और ये भी है, तो से हो गया मैक्सिको, और जो लास्ट में E आता है दैट स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इंडिया हेल्ड G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। ये इंडिया में हुआ था, इंडिया हैड होस्टेड टू 30 नवंबर 2023, मतलब पूरे 1 साल के लिए ये किया था। राइट, इसके बाद ये डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये UNCTAD के द्वारा निकाला जाता है। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इट इज़ हेडेड बाय ग्रीनस्पैन
वाइल ग्लोबल जेंडर गैप एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। अब TTCI भी कुछ है, उसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाले जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज फाउंडेड बाय श्वाबे इन 1971 एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1971 में श्वाबे द्वारा बनाया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज अ नॉन प्रॉफिट। इसके बाद नामा 11 नेगोशिएशंस क्या हैं ये WTO के? इट बिलोंग्स टू द 2001 दोहा डिक्लेरेशन। So NAMA 11 is a group of developing countries with common interests in NAMA trade negotiations of WTO. These negotiations are based on the Doha Declaration of WTO 2001 that call for reduction in tariffs, especially on exportable goods to developing countries. NAMA products account for world's 90% merchandise exports. अच्छा, ठीक है। तो नामा एक्चुअली एक कह सकते हैं कि जब दोहा डिक्लेरेशन हो रहा था 2001 में, तो उसमें जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ की मांग थी, जो कॉमन इंटरेस्ट था, डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो कॉमन इंटरेस्ट था जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया था, उस कॉमन इंटरेस्ट को बेसिकली नामा बोल रहे हैं। और वो नामा कॉमन इंटरेस्ट ये था कि वो लोग बेसिकली चाहते थे कि उनके डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, उन पे एक्सपोर्ट टैरिफ्स कम किए जाएँ। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, नामा प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर वर्ल्ड्स 90% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। सो द डेवलपिंग कंट्रीज़ हु आर कॉलिंग फॉर रिडक्शन इन टैरिफ्स स्पेशली ऑन द एक्सपोर्टेबल गुड्स, ठीक है, कॉल फॉर रिडक्शन इन टैरिफ्स स्पेशली ऑन एक्सपोर्टेबल गुड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, उन पे वो चाह रहे थे कि एक्सपोर्ट टैरिफ कम किया जाए। सो दैट वॉज द नामा 11। तो नामा 11 वॉज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ विद कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ WTO दोहा डिक्लेरेशन में जो डिमांड रखी गई थी उसी के अंतर्गत आता है ये। देन इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल, व्हाट इज़ दैट, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है मेरे ख्याल से। ये INSEAD निकालता है। INSEAD इज़ अ वेरी फेमस बिजनेस स्कूल इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आई थिंक 103rd है ये इंडिया की रैंक, द वर्स्ट अमंग्स द ब्रिक्स नेशंस, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट रैंकिंग नहीं है, यू कैन स्किप दैट। देन इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये बताया मैंने कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, 40th प्लेस है। सो 40th प्लेस है। एंड ग्लोबल जेंडर गैप में ये 127 आउट ऑफ 156 कंट्रीज़ है, वेरी बैड। आइसलैंड एंड फिनलैंड आर द बेस्ट कंट्रीज़ इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। देन अ न्यू इंडेक्स रिलीज्ड बाय UNDP दैट इज़ ग्लोबल सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। बस ये याद कर लो कि UNDP निकालता है ये ग्लोबल सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, where Pakistan is worst while Andorra has least social bias against women. तो global social norms index आ गया ये, ठीक है। Then India is not a part of APEC, ये मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। However India is a part of East Asia Summit। तो APEC का भी नहीं है, RCEP का भी नहीं है, और OECD का भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ रोम ये 1957 में साइन की गई थी। द EEC was established in 1957 by the Treaty of Rome. I think that is European Economic Council. European Economic Council Treaty of Rome 1957 के तहत बनाया गया था as a way to unify the economies of Europe and reduce tensions that could lead to war. So it was a measure to unify, it was a means to unify the economies of the Europe and to reduce tensions that could lead to war. Of particular concern was to promote a lasting reconciliation between France and Germany. Its headquarters was in Brussels, Belgium, ठीक है। ट्रीटी ऑफ रोम के तहत ये सब हुआ था। ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में साइन हुई थी। यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बना था इसके तहत। नाउ स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऑल्सो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ आप नाम याद कर लो, जैसे हमने कुछ कंट्रीज़ के नाम याद किए थे जो WTO के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे ईरान, अल्जीरिया, बेलारूस और स्लोवाकिया भी था मेरे ख्याल से। नहीं, ईरान, बेलारूस, अल्जीरिया और एक और था यार, कंट्रीज़ विच आर नॉट पार्ट, ओके, तुर्कमेनिस्तान, सूडान, सर्बिया। ईरान, अल्जीरिया, बेलारूस, सर्बिया, सूडान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। देन स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा मैंने बताया आइसलैंड और फिनलैंड अभी ग्लोबल जेंडर गैप में सबसे बढ़िया है। आइसलैंड, लाइचेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ये 4 नाम रट लो बिल्कुल, ये यूरोपीय यूनियन में नहीं आते हैं।
The Schengen area is one of the main achievements of the European project. It started in 1985 as an intergovernmental project between 5 European countries. तो फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लुक्समबर्ग. तो देखो एक आसान हो गया, बस आपको बेनेलक्स याद रखो. बेनेलक्स प्लस फ्रांस एंड जर्मनी, ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर स्टार्ट किया था शेंगन कॉन्सेप्ट. एंड ये कब स्टार्ट किया था? 1985 में. एंड इट हैज़ ग्रेजुअली एक्सपेंडेड टू बिकम द लार्जेस्ट फ्री ट्रैवल एरिया इन द वर्ल्ड. फिर धीरे धीरे इसमें और जुड़ने लगे. तो बेसिकली शेंगन इज़ अ फ्री ट्रैवल एरिया सॉर्ट ऑफ agreement between some European countries. Then European Stability Mechanism क्या है? It provides financial assistance to Eurozone countries, not important. Digital Single Market Strategy 2015 proposed by Juncker Commission for Growth of European Digital Economy. बस ये नाम याद रखो, जंकर कमीशन, और ये नाम याद रखो, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी 2015, जंकर कमीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ यूरोपियन डिजिटल इकोनॉमी. ठीक है. देन डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी 2015 यूरोप का है, प्रपोज्ड बाय जंकर कमीशन. देन ग्लोबल इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम. एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जैसे ही सुनोगे याद आ जाएगा ये, ग्लोबली इम्पॉर्टेंट agricultural heritage system. It was started by FAO in 2002. The objective of GIAHS is to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapes, agricultural biodiversity and knowledge systems of the local communities. Main point ये है, और ये FAO ने स्टार्ट किया था 2002 में. ठीक है. अब ILO से हम अगले वीडियो में देखेंगे.